जरा एक पल के लिए शहर के उस सबसे मशहूर और एक्सक्लूसिव रेस्टोरेंट के बाहर के नज़ारे की कल्पना कीजिए। हाँ, जहाँ हमेशा एक बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। बिल्कुल, अंदर एक टेबल बुक करने के लिए महीनों का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये नहीं है कि खाना कितना अच्छा है। तो फिर क्या है? हैरानी की बात यह है कि वो जो इंतजार है ना, वो लोगों को परेशान करने के बजाय उस जगह का चार्म और भी बढ़ा देता है। मतलब बाहर खड़े लोग फ्रस्ट्रेट होने के बजाय एक अजीब से प्राइड के साथ लाइन में लगे रहते हैं। जैसे वहां खड़े होना ही अपने आप में कोई अचीवमेंट हो। राइट, हाँ एकदम। ये इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही अजीब पहलू है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि लोग ऐसा करते क्यों हैं। और यही मनोविज्ञान बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य भी है। आज हम डैनियल प्रीस्टली की किताब ओवर सब्सक्राइब के नोट्स पर बात कर रहे हैं, जिसमें इसी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से डिकोड किया गया है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारा मिशन भी यही है। हम उन रणनीतियों को समझना चाहते हैं जिनसे एक ऐसा बिजनेस बनाया जा सके जहां डिमांड हमेशा सप्लाई से ज्यादा हो। बिल्कुल। आमतौर पर हम देखते हैं कि कंपनियां अपने ग्राहकों के पीछे भाग रही हैं, उन्हें डिस्काउंट दे रही हैं, लुभाने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, हर जगह सेल लगी होती है। राइट। लेकिन कुछ गिने चुने ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो इसके बिल्कुल उलट काम करते हैं। उनके पास प्रोडक्ट कम होते हैं और खरीदार ज्यादा। मतलब वे ग्राहकों को नहीं खोजते, ग्राहक उन्हें खोजते हैं। एकदम सही। इसे ही ओवर सब्सक्राइब्ड होना कहते हैं, यानी आपकी सप्लाई से कहीं ज्यादा आपकी डिमांड का होना। ये सुनने में तो हर बिजनेसमैन का एक अल्टीमेट सपना लगता है। हाँ, सपना तो है। लेकिन आज की इस चर्चा में हमें ये समझना है कि ये सपना हकीकत में कैसे बदलता है। क्योंकि कागज पर यह बहुत आसान लगता है कि बस डिमांड बढ़ा दो और सप्लाई कम रखो। लेकिन असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब एक ग्राहक पैसे लेकर आपके दरवाजे पर खड़ा हो तो उसे वापस भेजना किसी भी बिजनेस के लिए एक बहुत ही डरावना कदम हो सकता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर कोई चीज आसानी से उपलब्ध है तो वो ज्यादा बिकेगी। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये किताब साफ कहती है कि अगर कोई चीज हर समय और हर जगह उपलब्ध है तो उसकी वैल्यू अपने आप गिर जाती है। सच में? तो मतलब अवेयरनेस और अवेलेबिलिटी में फर्क है? हाँ, इसे इस तरह से देखिए। जब कोई ब्रांड 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहता है और हर ग्राहक की हर मांग को तुरंत पूरा करने के लिए तैयार रहता है, तो वो एक अजीब सा सिग्नल भेज रहा होता है। कैसा सिग्नल? वो सिग्नल है, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। और मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उस चीज की कद्र कभी नहीं करता जो उसके पीछे भागती है। अरे वाह, ये तो इंसानी रिश्तों वाली बात हो गई। बिल्कुल वही बात है। जब आप अपनी उपलब्धता को सीमित करते हैं तो आप खेल का पूरा डायनामिक ही पलट देते हैं। तब सिग्नल ये जाता है कि हमारे पास कुछ बहुत खास है और इसे पाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा। लेकिन रुकिए, मेरी एक उलझन है। मान लीजिए मैं एक नया बिजनेस चला रहा हूँ। मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं और 200 लोग उसे खरीदने आए हैं। ठीक है। अगर मैं उन 100 लोगों को वापस भेज देता हूँ तो क्या मैं सीधा सीधा अपना नुकसान नहीं कर रहा? देखने में ऐसा ही लगता है। हाँ ना, मतलब वे 100 लोग जो खाली हाथ लौटेंगे वो तो जाके मेरे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ये स्कैरसिटी या कमी पैदा करने का आइडिया मुझे थोड़ा किताबी लग रहा है। असल बाजार में तो जो बेचता है वही टिकता है। यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। शॉर्ट टर्म रेवेन्यू और लॉन्ग टर्म ब्रांड इक्विटी के बीच का फर्क न समझ पाना। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है? जब आप उन 100 लोगों को वापस भेजते हैं तो आप उन्हें हमेशा के लिए नहीं खो रहे हैं। आप असल में उनके दिमाग में एक बहुत ही गहरा बीज बो रहे हैं। किस चीज का बीज? एक इच्छा का। अगली बार जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो वे 100 लोग जो पिछली बार चूक गए थे वे सबसे पहले लाइन में खड़े होंगे। और इस बार वे शायद कीमत पर मोल भाव भी नहीं करेंगे। एकदम सही पकड़े। आप आज की कुछ सेल्स को इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि कल आपका ग्राहक आपके प्रोडक्ट को एक आम चीज ना समझे, बल्कि उसे एक प्रिविलेज या विशेषाधिकार माने। यानी ये महज कोई मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये कस्टमर के साथ पावर डायनामिक को रीसेट करने का तरीका है। बिल्कुल। आप ये कह रही हैं कि जब बिजनेस हर समय उपलब्ध होने का दबाव छोड़ देता है तो वो असल में अपनी शर्तें खुद तय करने की आजादी पा लेता है। हाँ, और डिजिटल दुनिया में तो ये और भी दिलचस्प हो गया है। आज के समय में सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रोडक्ट्स की कोई असली कमी तो होती नहीं है। राइट। एक कोड को तो लाखों बार कॉपी किया जा सकता है। फिर भी हम देखते हैं कि कुछ नए टेक स्टार्टअप्स जब लॉन्च होते हैं तो वे वेट लिस्ट बनाते हैं। हाँ, मैंने देखा ही है। वे कहते हैं कि अभी हम हर हफ्ते
केवल 1000 नए यूजर्स को ही प्लेटफॉर्म पर ला रहे हैं। वे जानबूझकर एक रुकावट पैदा करते हैं। अरे हाँ, कुछ ऐप्स के लिए तो लोग महीनों इंतजार करते हैं और फिर जब उन्हें एक्सेस मिलता है तो वे उसका स्क्रीनशॉट लेकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। हाँ, फ्लॉन्ट करते हैं। ये अपने आप में पागलपन है यार। मतलब वे एक ऐसे ऐप के लिए खुश हो रहे हैं जिसके लिए शायद उन्हें पैसे भी देने पड़े। क्योंकि उस वेटलिस्ट ने उस ऐप को एक वीआईपी क्लब बना दिया है। अगर वो ऐप पहले दिन सबके लिए ओपन होता तो शायद लोग उसे डाउनलोड करके भूल जाते। तो स्केर्सिटी लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करती है। बिल्कुल, लेकिन एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, ये कमी नकली या फेक नहीं होनी चाहिए। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए कि माल खत्म हो गया। उक रहे हैं तो भरोसा हमेशा के लिए टूट जाएगा। राइट। कमी वास्तविक क्षमता, क्वालिटी कंट्रोल या एक तय समय सीमा पर ही आधारित होनी चाहिए। हाँ, ये समय सीमा वाली बात बहुत दिलचस्प है। मेरी एक और उलझन है। बताइए। अगर बिजनेस अपने प्रोडक्ट को 365 दिन 24 घंटे नहीं बेच रहा तो वो क्या कर रहा है? मेरा मतलब है, अगर मुझे हर दिन अपना दरवाजा खोलकर ग्राहकों का इंतजार नहीं करना है तो मेरी दिनचर्या क्या होगी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। हाँ, क्योंकि बिजनेस को चलने के लिए कैश फ्लो तो चाहिए ही ना। यहीं पर पारंपरिक बिजनेस मॉडल और ओवर सब्सक्राइब मॉडल के बीच का सबसे बड़ा तकनीकी अंतर आता है। ज्यादातर बिजनेस डेली सेलिंग के माइंडसेट से काम करते हैं। मतलब रोज बेचना। हाँ, वे रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज मैं किसे अपना प्रोडक्ट बेचूं। इसके बजाय ओवर सब्सक्राइब मॉडल कैंपेन पर आधारित है। कैंपेन? हाँ, आप हर दिन नहीं बेचते, आप साल में कुछ खास मौकों पर ही अपनी खिड़की खोलते हैं। इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। ये कैंपेन मॉडल असल में काम कैसे करता है? क्योंकि एक आम दुकानदार के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि वो अपनी दुकान के शटर रोज क्यों ना खोले। मैं समझाती हूँ। एक सफल कैंपेन के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। पहला चरण है माहौल बनाना या एक्साइटमेंट पैदा करना। ओके। ये वो समय है जब आप कुछ भी नहीं बेच रहे होते, आप सिर्फ बाजार को ये बता रहे होते हैं कि कुछ बहुत ही खास आने वाला है। मतलब सिर्फ हाइप क्रिएट करना। हाँ, आप डेटा इकट्ठा करते हैं, आप देखते हैं कि कितने लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, आप एक तरह से बाजार का तापमान नाप रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल किसी बड़े फैशन ब्रांड के नए कलेक्शन ड्रॉप या किसी लिमिटेड एडिशन स्नीकर का लॉन्च ऐसा है। महीनों पहले से सिर्फ चर्चा होती है, कोई खरीद नहीं सकता, सिर्फ बात कर सकता है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और जब ये एक्साइटमेंट अपने पीक पर होता है तब आता है दूसरा चरण, लॉन्च। वो दिन जब फाइनली प्रोडक्ट आता है। हाँ, ये वो दिन है जब आप आखिरकार बाजार को बताते हैं कि प्रोडक्ट तैयार है। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, जो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जो कि है सीमित समय। एग्जैक्टली, लिमिटेड टाइम। आप कहते हैं कि ये खिड़की केवल अगले 48 घंटों के लिए या केवल शुरुआती 500 लोगों के लिए ही खुली है। और ये वो जगह है जहां असली मनोविज्ञान काम करता है, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, फोमो बहुत पावरफुल है। जब मेरे पास किसी चीज को खरीदने के लिए असीमित समय होता है तो मैं उसे टाल देता हूँ। अगले महीने सैलरी आएगी तब देख लेंगे, या बाद में कभी ले लूंगा। हम सब यही करते हैं। लेकिन जब मुझे पता होता है कि शुक्रवार रात 12 बजे के बाद ये अवसर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा तो मेरा दिमाग बहाने बनाना बंद कर देता है। क्योंकि तब निर्णय न लेना भी अपने आप में एक निर्णय बन जाता है। राइट। अगर आप 48 घंटे में कुछ नहीं करते हैं तो आपने उस अवसर को खोने का निर्णय ले लिया है। कैंपेन मॉडल लोगों को इसी कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकालता है। यह उन्हें एक्शन लेने के लिए एक स्पष्ट डेडलाइन देता है। और बिजनेस के नजरिए से सोचें, रोज रोज एक एक ग्राहक को मनाने की झंझट के बजाय आप अपना पूरा फोकस एक बड़े इवेंट पर लगाते हैं और कुछ ही घंटों या दिनों में अपने टारगेट पूरे कर लेते हैं। बिल्कुल। या ये अप्रोच तो वाकई किसी भी बिजनेस के लिए गेम चेंजर हो सकती है। लेकिन मुझे इसमें एक बहुत बड़ा लूप होल नजर आ रहा है। अच्छा, क्या लूप होल है? आप एक शानदार कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं, आप एक काउंटडाउन टाइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर उस कैंपेन को देखने वाला कोई है ही नहीं तो वो टाइमर 0 पर आकर खत्म हो जाएगा और कुछ भी नहीं बिकेगा। ये तो है। मतलब एक खाली कमरे में खड़े होकर अगर आप कहें कि मेरे पास केवल 10 घंटे हैं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और यहीं पर कई लोग इस मॉडल को गलत समझ लेते हैं। वे सीधे कैंपेन और स्कैर्सिटी पर कूद पड़ते हैं बिना ये सोचे कि वो ये सब किसके लिए कर रहे हैं। हाँ, बिना ऑडियंस के क्या फायदा है? बिना एक सही ऑडियंस के कोई भी कैंपेन सिर्फ शोर है। इसीलिए इस पूरी रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑडियंस फिल्टरिंग पर केंद्रित है। ऑडियंस फिल्टरिंग यानी अपने ग्राहकों को छांटना। हाँ, बिल्कुल। एक पारंपरिक सोच वाले बिजनेसमैन से अगर आप कहेंगे कि अपने ग्राहकों को फिल्टर करो
तो वो कहेगा कि मैं तो चाहूंगा कि दुनिया का हर 8 से 80 साल का इंसान मेरा प्रोडक्ट खरीदे। ये तो हर कोई चाहता है शुरू में। राइट। अपने मार्केट को जानबूझकर छोटा करना तो बेवकूफी लग सकती है। सुनने में ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर सच्चाई कुछ और ही है। जो ब्रांड ये दावा करता है कि वो सबके लिए है, वो असल में इतना जेनेरिक और फीका हो जाता है कि वो किसी के लिए भी खास नहीं रह जाता। ये बात तो है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक फिटनेस कोच है जो कहती है कि मैं किसी का भी वजन कम करवा सकती हूँ। वो एक बहुत बड़े लेकिन बहुत ही ठंडे बाजार से बात कर रही है। कोई फोकस नहीं है। वहीं एक दूसरी कोच है जो कहती है कि मैं केवल उन नई माताओं के लिए ट्रेनिंग डिजाइन करती हूँ जो अपने करियर और बच्चों के बीच समय नहीं निकाल पाती। ओह, अब मुझे बात समझ आ रही है। पहले कोच के पास भले ही करोड़ों लोग जा सकते हैं, लेकिन कोई भी उसकी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा। बिल्कुल। लेकिन दूसरे कोच की बात सुनकर जो महिला उस स्थिति में है, उसे लगेगा कि ये इंसान तो बिल्कुल मेरी ही भाषा बोल रहा है, ये मेरी समस्या को किसी और से बेहतर समझता है, और वो उस कोच को ज्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हो जाएगी। ठीक यही बात है। तो जब आप अपनी ऑडियंस को फिल्टर करते हैं, तो आप उन लोगों को बाहर कर रहे होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट के साथ गहराई से नहीं जुड़ेंगे। हाँ, ना कहने की हिम्मत ही आपको एक अलग पहचान देती है। और जब आप एक बहुत ही स्पेसिफिक ग्रुप पे फोकस करते हैं, तब आप सिर्फ ग्राहकों का एक डेटाबेस नहीं बनाते, बल्कि आप एक कम्युनिटी बनाते हैं। ये कम्युनिटी शब्द आजकल मार्केटिंग में बहुत उछाला जाता है। हर कोई अपनी कम्युनिटी बनाना चाहता है, लेकिन एक असली कम्युनिटी और महज एक ईमेल लिस्ट में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। एक ईमेल लिस्ट सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता है। मैं तुम्हें डिस्काउंट भेजूंगी, तुम मुझसे खरीदोगे, बस गिव एंड टेक। हाँ, लेकिन कम्युनिटी एक पहचान का हिस्सा होती है। जब लोग किसी ब्रांड की कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं, तो वे एक ऐसे ग्रुप से जुड़ रहे होते हैं जिनके मूल्य, जिनकी सोच और जिनकी लाइफस्टाइल आपस में मेल खाती है। मतलब वे सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे होते, वे खुद का एक बेहतर वर्जन खरीद रहे होते हैं। बिल्कुल। हार्ले डेविडसन या एप्पल जैसी कंपनियों के ग्राहक सिर्फ उनके प्रोडक्ट के फीचर देखकर नहीं खरीदते। हाँ, उनका तो पूरा एक कल्ट होता है। वे खरीदते हैं क्योंकि वो ब्रांड उनकी अपनी पहचान को एक आवाज देता है। और जब आपकी ऐसी कम्युनिटी होती है, तब आपका वो कैंपेन मॉडल असल में आग की तरह काम करता है। राइट। क्योंकि तब आप किसी अजनबी को कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। राइट। आप अपने ही लोगों को, जो पहले से ही आप पर भरोसा करते हैं, एक अवसर दे रहे हैं। एकदम सही। लेकिन मेरा एक सवाल है, ये भरोसा बनता कैसे? एक अच्छा सवाल है। आज के डिजिटल दौर में जहां हर व्यक्ति के पास एक माइक है और हर कोई इंटरनेट पर ज्ञान बांट रहा है, वहां एक नया बिजनेस कैसे साबित करे कि वो सच में एक अथॉरिटी है? ये आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। शोर बहुत ज्यादा है। हाँ, क्योंकि अगर लोग आपको अपनी फील्ड का एक्सपर्ट नहीं मानेंगे, तो ना तो कोई कम्युनिटी बनेगी और ना ही कोई कैंपेन सफल होगा। बिल्कुल। लेकिन अथॉरिटी स्थापित करने का एक बहुत ही स्पष्ट और शायद थोड़ा अजीब तरीका है। वो क्या है? वो तरीका है बिना किसी स्वार्थ के, बिना तुरंत पैसे की उम्मीद किए, अपनी सबसे बेहतरीन जानकारी और अपना सबसे कीमती ज्ञान लोगों को मुफ्त में दे देना। एक मिनट। हाँ, अभी तक हम पूरी चर्चा में ये बात कर रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ग्राहकों को कैसे तरसाएं, और अब आप कह रही हैं कि अपनी सबसे अच्छी चीजें मुफ्त में बांट दें। मुझे पता था आप यही कहेंगे। मतलब ये तो दोनों बातें एक दूसरे को काट रही हैं। अगर मैं अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी एक्सपर्टीज मुफ्त में दे दूंगा, तो फिर लोग मुझे पैसे किस बात के देंगे? यहीं पर जानकारी और कार्यान्वयन यानी इंफॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन के बीच का फर्क समझना जरूरी है। अच्छा, कैसे? आज के समय में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। आप गूगल या यूट्यूब पर कुछ भी सीख सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन को छिपाकर रखने की कोशिश करेंगे, तो कोई दूसरा उसे मुफ्त में दे देगा। बात तो सही है। अथॉरिटी वो व्यक्ति बनता है जो मुश्किल चीजों को आसान भाषा में समझाता है, जो लोगों के सामने मौजूद विकल्पों की भीड़ में से सही रास्ता दिखाता है। तो मतलब आप क्या करना है ये मुफ्त में बताते हैं, लेकिन मेरे लिए इसे कैसे करना है इसके लिए चार्ज करते हैं। एकदम सही। जब आप लगातार हाई क्वालिटी वाला कंटेंट बनाते हैं, जब आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लेख लिखते हैं या वीडियो बनाते हैं, तो आप असल में उनके दिमाग में अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर रहे होते हैं। आप ये साबित कर रहे होते हैं कि आपको इस विषय की गहरी समझ है। हाँ, और जब लोग देखते हैं कि आपके मुफ्त कंटेंट से ही उन्हें इतना फायदा हो रहा है, तो वे सोचने लगते हैं कि अगर इसका मुफ्त ज्ञान इतना शानदार है, तो इसकी पेड सर्विस कितनी बेहतरीन होगी। अरे वाह, ये तो
बहुत ही स्मार्ट अप्रोच है। अथॉरिटी आप खुद घोषित नहीं कर सकते। ये एक ऐसा टैग है जो आपकी ऑडियंस आपके लगातार काम और वैल्यू को देखकर आपको देती है। ये तो एक बहुत ही लॉन्ग गेम है। इसमें रातों रात कोई जादू नहीं होता। बिल्कुल नहीं। आपको महीनों या शायद सालों तक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होती है। आपको लोगों की सच में परवाह करनी होती है। हाँ, ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। और जब वो अथॉरिटी बन जाती है और आपके पास वो फिल्टर की ही कम्युनिटी होती है, तब जाके आप वो स्कैर्सिटी वाला कैंपेन लॉन्च करते हैं। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यही इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। ओवर सब्सक्राइब्ड होना कोई एक हैक या छोटी सी ट्रिक नहीं है। तो ये क्या है? ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ एक स्ट्रक्चर है। पहला पिलर है गहरी और असली वैल्यू देना जिससे आपकी अथॉरिटी बने। ओके, वैल्यू। दूसरा पिलर है एक बेहद फोकस्ड कम्युनिटी बनाना जो आप पर भरोसा करती हो। राइट, कम्युनिटी। और तीसरा पिलर है सही समय पर स्कैर्सिटी या कैंपेन का इस्तेमाल करना ताकि उस भरोसे को एक एक्शन में बदला जा सके। जब ये तीनों चीजें एक साथ एक रिदम में काम करती हैं, तब एक बिजनेस उस स्थिति में पहुंचता है जहां वो ग्राहकों का पीछा नहीं करता, बल्कि एक चुंबक की तरह उन्हें अपनी ओर खींचता है। बिल्कुल, आपने एकदम सही समराइज किया। यार, ये बिजनेस को देखने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। ये हंटिंग यानी शिकार करने से फार्मिंग यानी खेती करने की तरफ जाने जैसा है। बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है ना? आप पहले जमीन तैयार करते हैं, बीज बोते हैं और फिर सही मौसम आने पर फसल काटते हैं। एग्जैक्टली। इस पूरी चर्चा ने बहुत सारे जाले साफ किए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब सी उलझन पैदा हो गई है। अच्छा, वो क्या सवाल है? एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरे मॉडल के सामने एक क्राइसिस खड़ा कर दे। देखिए, हमने ये एस्टैब्लिश किया कि ये पूरा ओवर सब्सक्राइब मॉडल एक्सक्लूसिविटी और स्केर्सिटी पर टिका है। हाँ, बिल्कुल। लोग आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप आसानी से नहीं मिलते। अब मान लीजिए कि कोई बिजनेस इस मॉडल को बहुत ही परफेक्शन के साथ लागू करता है। ठीक है। वो इतना सफल हो जाता है कि उसकी कम्युनिटी लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। उसकी मांग इतनी बढ़ जाती है कि उसे मजबूरन अपनी सप्लाई भी बढ़ानी पड़ती है। लेकिन क्या वो विशाल सफलता ही अंततः उसके पतन का कारण नहीं बन जाएगी? जब दुनिया के हर दूसरे इंसान के पास वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट होगा, तो क्या उसकी वो स्कैर्सिटी खत्म नहीं हो जाएगी जिसने उसे इतना बड़ा बनाया था? ये तो सोचने वाली बात है। क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाना ही एक ओवर सब्सक्राइब्ड ब्रांड के लिए सबसे बड़ा खतरा है? एक ऐसा बिजनेस उस बारीक लाइन पे कैसे बैलेंस बनाए रखता है जहां वो सफल होकर एक बड़ा एम्पायर भी बनाए, लेकिन इतना आम भी ना हो जाए कि उसका जादू ही खत्म हो जाए? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जिस पर सच में घंटों बात की जा सकती है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक ऐसा विचार है जिसे हम यहीं खुला छोड़ते हैं ताकि हर कोई अपने अपने तरीके से इस पर विचार कर सके। हाँ, श्रोताओं को भी सोचने का मौका मिलना चाहिए। बिजनेस की दुनिया की यही तो खूबसूरती है। हर जवाब अपने साथ एक नया सवाल लेकर आता है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक यू।